आज सबसे बड़ी खबर जो है वो है हमारे प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने बोला है कि देश के विकास में हर सरकार का योगदान है। उनके इसी बात को लेके एक कुछ पंक्तियाँ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब मनुष्य यह भूल जाता है कि प्रशंसा उसकी नहीं, उसके गुणों की हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और इसी कोट के साथ इसी ज्ञान के साथ शुरू करते हैं 15 अप्रैल 2022 के न्यूज़पेपर का कि उसमें क्या-क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको आपसे पहले ही खबर डिस्कस की कि अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय जो कि दिल्ली में बना है, उसको तैयार किया गया है, उसका इनॉग्रेशन किया है। तो उसको इनॉग्रेशन में जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि देश के विकास में हर सरकार का, हर प्रधानमंत्री का अपना एक अहम योगदान रहा है और उसको भूला नहीं जा सकता। तो ये बड़ी बात बताता है, ये प्रशंसा कर रहे हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने देश को इस स्थिति में लाके खड़ा किया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ पे अभी तक अपने जितने भी प्रधानमंत्री भारतवर्ष के बने हैं, उनको, उनके कार्यों को, उनके गिफ्ट्स को, उनके जितने भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, स्मारक हैं, उनको वहाँ पर रखा जाएगा और उनको दिखाया जाएगा लोगों को कि वो जान सकें कि हमारे प्रधानमंत्री क्या-क्या हमारे देश के लिए और अपने अपने समाज के लिए करते रहे हैं। तो आइए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरी जो खबर है वो है प्रोन्नति में आरक्षण के लिए एससी और एसटी के आंकड़े जुटाएगी केंद्र सरकार। देखिए, जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जो जब बड़े-बड़े सर्विसेज होती हैं, उसमें जब लोग एक बार सेटल्ड हो जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, तो उसमें फिर इंटरनली जो प्रोमोट होता है, प्रमोशन जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी कहीं न कहीं ये जो जातिकरण का हमें आरक्षण मिलता है, उसका आरक्षण मिलता है वहाँ पर। तो उसके लिए एससी-एसटी जो कास्ट है, उसके आरक्षण के लिए केंद्र सरकार आंकड़े जुटाएगी और उनको प्रॉपर्ली जो आ रहा होगा, उस हिसाब से उनको आरक्षण देने की बात की जा रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले खबर की। अगली न्यूज़ क्या है तो कंधार कांड के बाद रिहा किया गया था उर्गर को, एक आतंकवादी था, उसको भी सरकार ने आतंकी घोषित कर दिया है। इससे पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया। आप प्लीज़, ये 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, आप उसको देखा करिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि एक शॉर्ट वेब में आपको पूरा जो जीस्ट होता है न्यूज़पेपर का वो समझा दूँ, तो और चीज़ें लिंक भी करते रहेंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई राज्य या कोई राष्ट्र किसी भी इंसान को आतंकवादी घोषित करता है तो उससे क्या-क्या उसको फ़ायदे होते हैं। तो उसका क्या होता है कि जो भी एक्ट होते हैं, तैयारियां होती हैं, किसी हम दूसरे देश से एंटी टेररिज्म अगर कोई समझौता करते हैं, तो उसमें अगर हमने किसी देश ने किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित कर रखा है, तो उससे जितने भी देश उसके संपर्क में आएंगे, उससे वो उस नागरिक की, उस व्यक्ति की जो भी उसकी गतिविधि होती है, उसका पूरा मांगेंगे कि क्या क्या वो कर रहा है, वो बताइए। जितनी भी इन्फॉर्मेशन के पास होती है वो शेयर करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि उर्गर कौन था? तो उर्गर जो हमारा कांधार कांड हुआ था, जिसमें हमारा जो एयरक्राफ्ट था उसको हाईजैक किया गया था, उसमें इसको रिहा किया गया था। तो उसको भी अभी आतंकी घोषित कर दिया गया है। किसके तहत? जो हमारा एक केंद्र सरकार का गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है, उसके तहत। ठीक है, इसके तहत क्या हो जाएगा कि आतंकी घोषित करने के लिए सरकार जितने भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके जरिए उसके चाल चलन का पता करेंगी और उससे रिलेटेड जितनी भी संपत्तियां अपने देश में होंगी उनको जब्त करने की, अटैच करने की बात करेगी। चलिए बात कर लेते हैं कि एक सप्ताह में कितने लोगों को अभी तक इस तरीके का आतंकी घोषित किया गया है। तो लगभग 4 लोगों को आतंकी घोषित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि लश्कर तौबा का सरगना जो मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था, हाफिज़ सईद का बेटा हाफिज़ तलहा को बनाया गया 8 अप्रैल को। 11 अप्रैल को एक पाकिस्तानी नागरिक था मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर को आतंकी घोषित किया गया है। कहा जाता है कि इसने पुलवामा में 2019 में सीआरपीएफ की बस पर हमला किया था। इसके बाद 12 अप्रैल को घोषित किया गया है एक पाकिस्तानी नागरिक अली कासिफ जान, जिसको पठानकोट एयरबेस पर हमला करने के तहत इसको आतंकी घोषित किया गया है। और कल 14 अप्रैल को जो ये आतंकी था उर्गर, उसको आतंकी घोषित किया गया है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी इंसान को आतंकी घोषित करने का फ़ायदा किसी राष्ट्र को क्या क्या होता है और हमारे देश की जो एजेंसीज़ हैं वो उसके लिए क्या क्या कर सकती हैं या क्या क्या करती हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो कि आर्टिकल 44 है, उसके तहत ये होता है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लागू करने की बात की गई है। गृह विभाग जो होम क्या कहते हैं मिनिस्ट्री है उत्तराखंड की, उसको ये कार्यभार सौंपा गया है और अब इस पर ये काम करना शुरू कर देगी। चलिए बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालयों के दाखिले की।
जो उसमें सांसदों का कोटा होता था उसको भी रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि टेम्परेरी है, बट कहीं ना कहीं लोग बोला जा रहा है कि अब ये परमानेंट हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या था कि केंद्रीय विद्यालय में कुछ सीटें जो होती थी वो सांसदों के कोटे की होती थी, 1 या 2 3 जो भी, तो जो उनके लिंक से लोग जाते थे उनको सीटें मिल जाती थी। तो अभी वो भी हटा दिया गया है कि नहीं, अभी सीधा सिंपल सा है, पहले आओ और मतलब पहले पाओ टाइप की बातें हैं। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो देवदूत बने सीआरपीएफ के जवान पर नहीं बचा सकी जान। ये देखिए, ये एक युवती थी, इनका बोला जा रहा है कि ये दिव्यांग थी, मूकबधिर थी, और इनको जॉब से निकालने की या नौकरी छूट जाने की वजह से इनको काफ़ी दुख हुआ, और ये मेट्रो स्टेशन पे गई और वहाँ से अपने मतलब अपनी जान देने की कोशिश की। सीआरपीएफ के जवान जो थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की, कुछ कंबल अम्बल तान के कि शायद युवती को बचा लिया जाए। हालांकि कंबल में लिया भी गया, बट इतनी ज़ोर से गिरी थी कि उनको बहुत सारी चोटें आई और कुछ समय के बाद उनकी जान चली गई। तो ये काफ़ी एक दुखद घटना है। इससे कुछ सीखने की भी है कि चीज़ें होती हैं, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको भी एक प्रॉपर, हमें जो रोज़गार है उसका सृजन सरकार को सोचना चाहिए, उनके लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनको इस तरीके की मनोदशा ना झेलनी पड़े और इस तरीके के जो काम होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो ना उठाएं। आगे कुछ खबरें सारी जो हैं वो राजनीति से हैं, जो आपसे शायद डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक खबर है, सोनम कपूर के घर से चोरी हुए आभूषण खरीदने का आरोपित भी हो गया गिरफ्तार। देखिए, इस खबर में हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर देखा जाए, बड़े लोग हैं, उनके बड़े ये ऐसे बाकायदे होते रहते हैं। सिर्फ इस वजह से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इससे एक चीज़ ये हो रही है कि इतने बड़े जो सेलिब्रिटी थे उनके घर में चोरी होती है, तो जिसने आभूषण खरीदे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और इंटरलिंक किया जा रहा है कि नर्स थी और नर्स का पति था, इस तरीके से चोरी हुई। बट क्या इतनी ही एक्टिवली हमारे जब किसी गरीब इंसान के यहाँ कुछ चोरी होती है, हमारे गरीब किसानों के जब मवेशी चोरी हो जाते हैं, तब क्या पुलिस प्रशासन या जो अन्य और ऐसे एजेंसीज हैं काम करती हैं? ये सोचने का मुद्दा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे घरों से बिलोंग करते हैं, जिनकी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चल रही होती है, और उनके यहाँ कुछ ऐसा प्रकरण हो जाता है, तो शायद ही जो पुलिस प्रशासन है और कुछ और चीज़ें हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन को ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि वो काम नहीं करता, बट इतनी होता है ना कि इतनी दिल से एकदम से कि सब कुछ एक कानूनबद्ध तरीके से और बहुत तेज़ी से किया गया। हमें जो हमारे बहुत गरीब लोग हैं या नीचे ऐसे लोग हैं जिनके लिए थोड़ी सी भी जो मॉनेटरी होती है या पैसा होता है, उनके लिए मैंने लगता है उनके यहाँ जब इस तरीके से चोरी या कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ होती है, तो उनके लिए भी हमारा न्यायालय जो है या न्याय का है वो काफ़ी तर्कसंगति से काम करे। क्योंकि बड़े लोगों का तो अगर चला भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि चोरी एक अच्छा एक्ट नहीं है, वो तो हर समय निंदनीय काम रहता है, लेकिन अगर देखा जाए जो गरीब है उनके साथ भी ऐसा काम होना चाहिए। उनके खिलाफ अगर कुछ उनके मवेशी हो गए, उनके घरों में चोरी हो गई, उनके गाड़ियाँ अगर उनके घर में तोड़ फोड़ है, तो हमारी सरकार को उनके प्रति भी थोड़ा सा सजग होना चाहिए और उनके लिए भी हमें खुल के सामने आके और जो भी हो सकता है उनके लिए करना चाहिए सरकार को और अन्य एजेंसीज़ को। चलिए बात कर लेते हैं पेज नंबर 3 राजनीति की। तो रक्षा मंत्री ने कहा है कि समावेशी हिंद और प्रशांत क्षेत्र की प्रतिबद्धता दोहराई है। अभी आपको पता ही है 2+2 वार्ता हुई थी, तो उसमें भारतीय जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, वो अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान का दौरा किया है। यहाँ पर भारत और अमेरिका के संयुक्त जो मिलिट्री अभ्यास होते रहते हैं, तो वहाँ पर जाकर बोला गया है कि हम मतलब भारत अमेरिका से प्रतिबद्ध है और वो हमेशा इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए और सुरक्षा के लिए सहयोग करता रहेगा। चलिए आगे ये खबर है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं रिकी केज से। रिकी केज क्या है? रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं, संगीतकार हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले हैं। इनको 2015 में इनके एल्बम विंड्स ऑफ समसारा के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो ये फ़ोटो है, आप देख लीजिए। ये तो इनसे मिल गए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी मतलब एक चीज़ बढ़ा दी, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्स में पूछा जाए कि रिकी केज क्या है। इसके बाद हो सकता है कि उनको ये भी पूछा जा सकता है कि रिकी केज को हाल में ही किसके लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो उसके लिए डिवाइन टाइड्स करके एक उनका क्या कहते हैं गंतव्य था, उसके लिए इनको अभी हाल में ही जो ग्रैमी अवार्ड मिला है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। तो ये राजनीतिक खबरें हैं जिनका हमें कोई मतलब नहीं, हमने यहाँ पे लिखा भी है राजनीति, तो यहाँ पे सिर्फ राजनीति ही की गई है। तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय फलक की। तो किसानों को समझ में आया कृषि कानून सुधारों का महत्व। पूरे दक्षिण हरियाणा में जो किसान अपनी गेहूं मंडियों में बेच रहे हैं, अब उनको बहुत अच्छे से खुले बाज़ार में बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं, तो ये बोला जा रहा है। इस चीज़ में बस सिर्फ एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये थी कि किसानों को खुले बाज़ार में बेचने के लिए, नई मंडियाँ बनाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को आने के लिए मनाही नहीं थी। उनको बस ये
मांग थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड कर दीजिए कि जो आपकी सरकारी मंडियां हैं वो बंद नहीं होंगी। बस किसानों की ये मांग थी। अब किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि लिखने वालों को समझ में नहीं आया, या सरकार समझना नहीं चाह रही है, वो अलग की बात है। वो भी चाहते थे कि कंपटीशन बढ़े, प्राइवेट सेक्टर भी मंडियां लेके आए, लेकिन उनका ये कहना था कि सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि सरकारी मंडियां हटेंगी नहीं, क्योंकि एक बार प्राइवेट सेक्टर आ गया, जैसे कि चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हालांकि मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस उद्देश्य से हूँ कि हमें अगर कुछ एग्जाम्स में आता तो हम क्या लिखेंगे। बट मुद्दा ये था कि जैसे BSNL हमारी एक देश की कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, उसका आज भी देखोगा रिचार्ज रेट जो है वो बहुत सस्ता है। अन्य जियो, एयरटेल और जितनी भी अदर जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, तो जब BSNL ऐसा था, BSNL सस्ता था, सरकारी था, तो लॉ ऑफ कम्युनिकेशन में क्या हो गया कि आपने ऐड कर दिया कि हाँ कोई आ सकता है, कंपटीशन हुआ। शुरुआत में जियो ने बहुत कम सस्ते सस्ते हमें रिचार्ज प्लान्स दिए, हमें आदत पड़ गई, और आज देखिए कितना महंगा। नॉट ओनली जियो, सारे रिचार्ज कंपनियाँ महंगे कर रही हैं। बट जो कार्य क्षमता है BSNL की वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। आप देखो उसकी कॉलिंग फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, अभी भी 3G में है, जबकि देश 5G के काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो सरकारी काम होते हैं धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, और हम टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर पे। और फिर प्राइवेट सेक्टर जितने चाहे मन से, अब वो 1000 का रिचार्ज करवाएं या 500 रिचार्ज करवाएं, मैं एक लेहमन में आपको रिचार्ज के मुद्दे समझा रहा हूँ, तो ऐसे होता है। तो इस तरीके से किसानों का था कि आज तो हमें जब नई नई मंडियाँ आएंगी तो वो हमसे ज़्यादा पैसे लेंगी। मान लीजिए अदानी, अंबानी और जो बिरलाज हैं, ये लोग अपनी अपनी कंपनियाँ लेके आएंगे, अपनी अपनी मंडियाँ लेके आएंगे। तो शुरुआत में ये बहुत महंगे महंगे दामों में अनाज, हमारे ग्रेन्स खरीदेंगी, लेकिन जब सरकारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये सिर्फ यही बचेंगी, तो ये अपनी मनमानी से फिर तो कहेंगे कि भैया हम 500 रुपये में लेंगे आपको देना तो दो, ना देना तो ना दो। तो उस टाइम को बचने के लिए इसे बोला जा रहा था कि आप सरकारी मंडियों को ख़त्म ना करने का एक नियम बना दीजिए, कानून बना दीजिए, ताकि हम उस कानून के तहत कल को सरकार को ये बता सकें कि आप हमें सरकारी मंडियाँ दीजिए, क्योंकि आपने जो MSP लगाया है कि 2000 में ही ख़रीदा जाएगा, तो आप कम से कम आप तो खरीदने के लिए तैयार हों, या तो फिर आप उसमें ये संशोधन कर दीजिए कि जो भी प्राइवेट कंपनीज आएंगी वो जो MRP है उससे कम में अनाज नहीं खरीदेंगी, तो भी बन जाए। आप इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप कानून लाएं उस कानून में ये भी लिख दीजिए। तो सरकार ने ना तो मंडियों की बात की थी, ना ही जो प्राइवेट मंडियां आएंगी उसमें जो MSP के रेट हैं उस पर विचार कुछ लिखा गया था। अगर आप ये दो चीज़ें लिख देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि मंडियां बनी रहेंगी, MSP से हमें नीचे बेचना नहीं पड़ेगा, तो आप फिर प्राइवेट क्या, फिर आप जो कुछ मन करता हो वो लेके आइए। तो ये चीज़ थी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, बाकी ये सारी राजनीतिक खबरें हैं। बात करते हैं पेज नंबर 6 राष्ट्रीय फलक की। तो भारत में लगातार चौथे साल मानसून रहेगा सामान्य, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, उसने बोला है। इसमें एक चीज़ की और बात की गई है, ला नीना और अल नीनो की बात होती है, इसके बारे में आप जानिएगा। एक डिटेल्ड इसके भी लिए हम वीडियो हमने एक्चुअली अपना जो 5 का 5 उसमें अल नीनो और ला नीनो के बारे में बताया भी है, तो आप वहाँ से जाके देख लग सकते हैं। ला नीनो और अल नीनो सेम एक्टिविटीज़ का प्रतिरूप है। जब अल नीनो क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ध्रुव से या केंद्र से जब इंडियन ओशियन में वार्म करंट्स आती हैं, उसको उस इफ़ेक्ट को अल नीनो बोलते हैं। और जब यहाँ से हमारे जो इंडियन ओशन है इससे ऑस्ट्रेलिया की तरफ वार्म करंट्स जाती हैं तो उसको ला नीना, मतलब उल्टा अपोजिट जो उसका होता है उसको ला नीना बोलते हैं। मैं बहुत जल्दी में इसको समझा रहा हूँ, हालांकि काफ़ी बड़ा ये एक क्या कह सकते हैं टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिटेल जानकारी होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आंगली कुछ। तो सरहदों पर बंदूकें हुई खामोश, अब पर्यटकों का है जोर। तो अभी पता है कि जब से जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा है और वहाँ पर उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो बहुत ज़्यादा शांति है। तो अभी वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए लोग आ सकते हैं, पर्यटन का जोर दिया जा रहा है। इसके बाद फिर से अगर बात करें यहाँ पर, तो हमारे जो वीर जवान सैनिक हैं उन्होंने फिर से अपने आप को साबित किया है और शोपियां में आतंकी 4 लश्करों को मार गिराया है। हालांकि 2 जवानों को अपनी बलिदानी भी देनी पड़ी है। बाकी ये कुछ राजनीतिक खबरें हैं। बात करें बिजनेस की, तो स्मार्ट मीटर से डिस्कॉम का राजस्व 80,000 करोड़ रुपए तक बढ़ेगा। सबसे पहले डिस्कॉम क्या होता है, तो डिस्कॉम वो कंपनी होती हैं जो हमें बिजली वितरण करती हैं, मतलब बिजली वितरण कंपनीज को डिस्कॉम बोलते हैं। स्मार्ट मीटर क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट लेकर इसको समझा देता हूँ। स्मार्ट मीटर क्या है कि स्मार्ट मीटर जैसे कि हम मोबाइल होता है हमारा, तो हम मोबाइल में क्या करते हैं कि पहले रिचार्ज करते हैं, होता है ना प्रीपेड, पहले हम उसको पेड करते हैं, फिर हमें एक अमाउंट मिलता है, फिर उसके हिसाब से हम 1 महीने 2 महीने बात करते हैं।
स्मार्ट मीटर भी ऐसे ही बनेगा। स्मार्ट मीटर में क्या होगा कि आप पहले रिचार्ज कर लेंगे, जब तक आपका रिचार्ज रहेगा उसी के हिसाब से आपको बिजली मिलेगी। आप जैसे ही आपका रिचार्ज ख़त्म, आपकी बिजली कट। तो इस तरीके के आने वाले समय में अपने देश में मीटर लगेंगे, और ये होना भी चाहिए, ताकि जो डिस्कॉम कंपनीज़ हैं या जो लोग हैं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बेरोक टोक तरीके से बिजली का दोहन करते हैं, और आज कल मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि क्राइसिस होने वाली भी है बिजली आपूर्ति की। तो इस तरीके की चीज़ें होने से बहुत सुविधा हो जाएगी और लोग इफ़ेक्टिवली हर चीज़ को, रिसोर्सेज को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है मस्क ने की ट्विटर को खरीदने की पेशकश। तो आपको पता ही कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने कहा है कि जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर है उसको खरीदने की पेशकश की है। देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। अभी मस्क ने बोला है कि हमें 9% से अधिक हिस्सेदारी चाहिए। देखो, कोई कंपनी कैसे खरीदता है? कंपनी ऐसे खरीदता है कि उस कंपनी के 51% शेयर ले लो, वो कंपनी आपकी। क्योंकि कोई भी कंपनी के 100% शेयर किसी एक इंसान के नहीं होते, वो कंपनी बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी होती है। बट जिस इंसान के 51% शेयर होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं, कंपनी उसकी बोली जाती है। तो देखिए, बड़े लोग, बड़ी बातें, वही है। एक मैंने आज वो भी पढ़ा था, क्या कहते हैं, मीम, उसमें मस्क जी का बना था और वो नीचे ट्विटर का लोगो बना था और लिखा था कि मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है फिर वो मेरी हो ही जाती, कायनात भी मुझे देने के लिए उसमें हेल्प करती है। तो ऐसे ही था। हालांकि जो मेहनती होते हैं उनके लिए कुछ भी पाना संभव नहीं होता, चाहे वो मस्क के लिए ट्विटर हो या हम जैसे मेहनती स्टूडेंट्स के लिए, आप जैसे मेहनती स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी या कोई और तरीके की सर्विस। चलिए, काफ़ी मोटिवेटिव हो गया। इसके बाद बात है, देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनने की राह पर है। भारतीय जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी और ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मतलब हमारे देश के लिए बड़ा अचीवमेंट होगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाएगी। इसके बाद है कि घरेलू पेट्रोलियम कंपनीज ही बन रही हैं एथेनॉल उत्पादन की राह में जोड़ा। देखिए, अभी आपको पता ही कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स हम देश में आयात करते हैं। अभी क्या है कि भारत ने सोचा है कि भारत में इथेनॉल उत्पादन काफ़ी अच्छे से होता है। इथेनॉल जिससे बनता है वो होता है गन्ना से, ठीक है। तो गन्ना से इथेनॉल बन जाता है और भारत में गन्ना बहुत अच्छे तरीके से उत्पादित होता है। अभी भारत सरकार का कहने का है मतलब है कि 2025 तक कम से कम हमारा जो पेट्रोल होगा उसमें हम 20% एथेनॉल को मिश्रित करने की उनकी बात चल रही है। तो जब एथेनॉल को करेंगे तो हमें एथेनॉल बनाना भी पड़ेगा। एथेनॉल बनाएंगे कहाँ? जहाँ पे जिन राज्यों में गन्ना ज़्यादा होता होगा। लेकिन जब भारत ने ये रूल बनाया तो 4 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। कौन कौन से वो 4 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और थोड़ा सा तेलंगाना। तो इसमें क्या है कि इनको लेकिन जब देखा जाए कि इनकी जो इथेनॉल उत्पादन की हिस्सेदारी है वो कम से कम 70% 75% तक है। बट इनको दिया गया आवंटन के रूप में इनको सिर्फ 4% का ही मिला गया है। मतलब कि ये पूरे देश के लिए 4% का ही इथेनॉल उत्पादन कर पाएंगे। तो बोला जा रहा है कि अगर ऐसे होगा तो जो जहाँ ज़्यादा कर रहा है वो तो बनेगा ही नहीं ना। तो ऐसे राज्यों को आप ज़्यादा मौका दीजिए कि आप जितना इथेनॉल बनाएंगे हम उतना लेंगे। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि यही कंपनीज जो हैं वो उसको दिक्कत दे रही हैं। बाकी इधर एक है कि आंध्र प्रदेश में केमिकल फैक्ट्री में आग से 6 श्रमिकों की मौत किसी भी तरीके से हो, चाहे वो वहाँ से वो दिव्यांग की कूद के हो या इस तरीके से किसी फैक्ट्री में आग लगने से हो या किसी की अस्वाभाविक मौत हो, वो मौत दर्दनाक ही होती है। कहने का मतलब यही है कि हर एक गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल, इस तरीके की जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं इनमें जब हम सिक्योरिटी चेक्स के लिए जाते हैं या सिक्योरिटी ऑडिट्स के लिए जाते हैं तो प्रॉपरली करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी भी चूक लोगों की जान के लिए खतरा बन जाती है। चाहे वो भोपाल गैस त्रासदी हो या दिल्ली के ऐसे बहुत सारे जहाँ पे गैसेस का हुआ है और हज़ारों लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है। तो किसान को या गवर्नमेंट को सिर्फ ये करना चाहिए कि जब भी आप ऑडिट चेक कर रहे हैं उस समय आप इन चीज़ों को कोताही मत बरतिए। क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी नज़रअंदाजगी कई लोगों को ले डूबती है और कई लोगों में मतलब फिर उनके परिवारों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। फिर आप उनको 25 लाख रुपए दें, 2 लाख रुपए दें, उतना मैंने मतलब नहीं करता। क्योंकि फिर एक इंसान के खो जाने के बाद आप उसको पैसे से उसकी अहमियत को नहीं तोल सकते। तो हमें ऐसे स्टेप्स उठाने ही चाहिए गवर्नमेंट को कि जब ऑडिट्स होते हैं तो उसमें चूक नहीं होनी चाहिए एंड प्रॉपरली जितने भी रूल्स हैं उनके ऊपर फॉलो करवाना चाहिए किसी भी कंपनी को। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं विचार की। में तो इसमें भी राजनीति है, हमने इसमें लिख दिया है। यहाँ पर एक चीज़ है, खुश रहने का तरीका। लियो टॉल्स्टॉय के बारे में आपने जाने ही होगा, जानते ही होंगे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप पूर्णता, मतलब होता है ना कि पूर्ण हो गए या परफेक्शन ढूंढ रहे हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। मनुष्य की संतुष्टि उसके मन की गहराई में छिपी है। वह
एक शक्ति होती है जिसको खुद में तलाशना होता है, खुद अंदर ही बैठ के। तो वही है कि खुश रहने का तरीका हमारे अंदर ही है, हमारे विचार कितने सकारात्मक हैं उन उस पे हमें फोकस करना चाहिए। और एक चीज़ और ये है कि मेरा कभी कभी ये मानना होता है कि खुश रहने का सबसे बड़ी बड़ी बात ये होती है कि हम, जैसे मान लीजिए कि हम दुख कब होते हैं, दुख हम तब होते हैं जब हमारी कोई एक अपेक्षा पूर्ण नहीं होती, मतलब हमारी एक ख्वाहिश पूर्ण नहीं होती, या हमारी कुछ चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और है, जैसे कुछ लोगों ने, जब मैं बहुत छोटा था तो उस समय एक का कोट पढ़ा था कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, लेकिन करेक्टर गया तो शायद सब कुछ गया। तो यही चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान देना है। आज के लाइफ में क्या है कि जैसे ही हम सोचते हैं कि हमारा पैसा चला गया है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अरे पैसा चला गया, पैसा चला गया। सोचना है कि अरे ठीक है, पैसा ही तो गया है, हमारे पास और चीज़ें तो हैं, अभी हम हेल्दी हैं, कुछ कर लेंगे। अगर स्वास्थ्य हमारा ख़राब है तो थोड़ा बहुत कंसर्निंग होना चाहिए। खुश रहने का तरीका यही है कि हम किसी भी एक्टिविटी के एक्सट्रीम तक सोचें। जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हम काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे क्या होगा क्या होगा, अरे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। एक्चुअली एक बार मैं एग्जाम देने जा रहा था तो मेरे पापा बोले कि नर्वस हो गया, हमने कहा हाँ, तो बोले अरे पागल हो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो हमने कहा अरे क्या ही बताऊँगा, बोले बोले ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ तुम फेल हो जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो बस वो सोच के जाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा तो यही होगा, हमारी खुशी, हमारा पैशन, हमारी मेहनत, ये तो हमारे साथ ही रहेगी ना। तो बस इसी तरीके से खुश रहने का एक तरीका। और मैं खुशी खुशी गया और उस एग्ज़ाम में मैं काफ़ी अच्छा स्कोर किया, काफ़ी कुछ किया, और आज उसी की वजह से मैं आज इस काबिल हूँ कि आपके साथ इस तरीके से बातचीत भी कर पा रहा हूँ। तो चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, खुशियाँ छिपी होती हैं, और चीज़ों से घबराने से मतलब होता है ना कि कल ऐसा करना है, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर हो जाएगा। बहुत कुछ हम मस्तिष्क में ही चैनलाइज करते रहते हैं, और जब हम ज़्यादा चैनलाइज करते हैं किसी भी एक सिचुएशन को, वो अवसाद बन जाती है हमारी खुशी छीनने के लिए। तो चलिए बहुत ज्ञान हो गया है, बट स्टिल आप अपने आप को देखिए, सकारात्मक रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम गेम खेलने जाते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार जाएंगे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, तो किस लिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो होना ही है। इस कम से कम हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत करते हैं, देखते हैं शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा को कम कर सकें। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर विचार विमर्श की। तो लाउड स्पीकर बनाम जीवन का आधार एक नया मुद्दा पकड़ा। हालांकि ये प्योरली राजनीतिक है। बोला जा रहा है कि जो मुसलमान लोग होते हैं, भाई होते हैं, वो अजान में अपना जो माइक लाउड स्पीकर करते हैं। जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं वो अपनी देवी नवरात्रि आती है, ऐसे तरीके से अपने उसमें लाउड स्पीकर करते हैं। तो कौन सही है कौन गलत है, ये इस पर विचार चल रहा है। ये विचार चलेगा, राजनीतिक मुद्दा है, किसके पक्ष में क्या बोलें, किसके पक्ष में क्या ना बोलें। अगर हमारे लिखने के लिए कुछ आता है तो हमें बीच का एक पथ निकालना है, क्योंकि अगर लाउड स्पीकर अजान के लिए हमें नुकसान दे रहा है तो कहीं ना कहीं नवरात्रि जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे लाउड स्पीकर बजता है तो वहाँ पे भी हमें दे रहा है। अगर वो बड़ी बात ये भी है कि थोड़ी बहुत चीज़ों से इतना हम वो भी नहीं होते। जैसे नीचे एक लिखा है यहाँ पर, आर्टिकल की शोर का स्वास्थ्य पर पड़ता है प्रतिकूल असर। तो आप अगर इस बात की बात कर रहे हैं कि शोर से प्रतिकूल असर पड़ रहा है और हम परेशान हैं, तो आप ये देखिए कि जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो हम टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, जो हम माइक्रोवेव ओवन अपने खाने में यूज़ कर रहे हैं, इवन जो हम गैस से रोटियां बना के खा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या उससे हमारे शरीर में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है? हमारे देश की पता है सबसे बड़ी विडम्बना क्या? सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि हम उन चीज़ों पे नहीं, आजकल जो अन्य देश, हम यहाँ पे वक्तव्य नहीं कुछ कर रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि आजकल के देश नई नई टेक्नोलॉजी पे विचार विमर्श कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग नए नए सोशल इश्यूज़ को मतलब अच्छे से टैकल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े विचार से भरे हुए लोग हैं, वो इसी चीज़ पर लगे हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, लाउड स्पीकर से हमें क्या दिक्कत है, शोर से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अरे आप इस सोचिए कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी बैटरियां फट रही हैं, तो हम उनके लिए और क्या करें ताकि हमारे देश का जो पर्यावरण है वो स्वस्थ रहे, हमारे विश्व का पर्यावरण स्वस्थ रहे, और हम इस तरीके से कोई हादसे भी ना हो। तो ये नहीं सोचेंगे लोग, बस ये सोचेंगे कि हमें लाउड स्पीकर से दिक्कत हो रही है, हमें इस चीज़ों से दिक्कत हो रही है, आपको दिक्कत जीने से ही हो रही है। तो आप सोचिए फिर आपको क्या करना है। हालांकि काफ़ी हास हो गया, बट वही है कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव अगर हमारे माँ बाप हमको डांटते हैं उससे भी पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें हर चीज़ के लिए एक्लिमेटाइज अभ्यस्त होना चाहिए ना। बाकी चीज़ें हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को बेहतर वातावरण और शांतिपूर्वक जीने का अधिकार है, तो उसके तहत क्या सुझाव मिलता है, क्या देता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 21 जो है वो प्रत्येक नागरिक को बेहतर वातावरण और संपूर्ण शांतिपूर्ण जीने का अधिकार देता है। चलिए इसके बाद कुछ है कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है आर्थिकी भारतीय जो आर्थिक है
जैसे होता है कि इस समय वोकल फॉर लोकल की बात चल रही है कि हमें अपने लोकल की ही चीज़ें लेनी है। उत्तर प्रदेश का एक इनिशिएटिव है, एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप एक जिला एक उत्पाद वाली जो लिस्ट है वो बना के रखिएगा और उसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम्स में। तो वही है कि अब आत्मनिर्भरता पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं और अब हम डिपेंडेंसी को छोड़ना चाहते हैं। होता है ना कि अब वो समय आ गया है जब भारत के लोग ही चाहते हैं कि अब जो करना है हमें खुद करना है, अब हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, और ये बहुत अच्छी सोच है। चलिए बात कर लेते हैं नेटवर्क जागरण की। तो सिलीगुड़ी है रोहिंग्या का बेस कैंप, असम बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के रास्ते बढ़ते कदम है। सबसे पहले रोहिंग्या पर मैंने आपसे शायद कभी बात नहीं की है, आज छोटी सी बात करता हूँ। रोहिंग्या क्या है? म्यांमार की एक मुस्लिम आबादी होती है जिसको म्यांमार के जो सरकार है उसको भी अपना नहीं मानती है, तो वो पलायन करते हैं कभी अपने देश कभी किसी और देश। मतलब भारत के जो उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा पलायन होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ से आते हैं, तो उसके बारे में बात की गई है। तो ये है, और बोला जा रहा है कि सिलीगुड़ी जो है वो असम का वो काफ़ी बेस कैंप है और वहाँ से लोग फिर आदान प्रदान होते हैं और अपने देश में आते हैं। और बाकी ये काफ़ी डिटेल जानकारी है उनके बारे में। बात करें अगर अगली खबर की, तो यहाँ पर यात्रियों को अभी जैसे हम ट्रेन टिकट करते थे तो हमें गंतव्य का पता लिखना होता था कि कहाँ जा रहे हैं, अब उसको लिखना नहीं पड़ेगा। अभी आपको पता ही कि डाकघरों में जब हम कोई रजिस्ट्री या पार्सल करने जाते थे तो हमें डिजिटल पेमेंट नहीं, हमें कैश देना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर QR कोड होगा और डिजिटलीकरण के लिए हम उस वहाँ से डिजिटली उनको भुगतान कर सकते हैं। तो अब डिजिटली मतलब भुगतान करेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर यूक्रेन रूस की युद्ध की। तो अब यूक्रेन ने बर्बाद किया है एक रूसी युद्धपोत जिसको बोलते हैं मस्कवा। पूछ सकता है एग्जाम में कि मस्कवा क्या था, तो मस्कवा रूस का एक युद्धपोत था। देखिए बड़ी बात यह है कि अब ये युद्ध ऐसे चल रहे हैं, सूचनाबद्ध युद्ध है कि हमने उनका ये गिरा दिया, हमने उनका ये गिरा दिया। हम तो यहाँ बैठे न्यूज़ पर ही डिपेंडेंट है ना, रियलिटी तो हमें पता नहीं है। तो वही है कि ये प्रोपेगेंडा युद्ध होता है कि मतलब अफवाहें फैला दो, तो यही है। और अमेरिका ऐसे युद्धों में काफ़ी महारत हासिल पाई है, क्योंकि जब रूस का ये युद्ध जलाया तो रूस कहता कि नहीं मेरा तो कोई युद्ध नहीं जला, युद्धपोत नहीं जला, लेकिन यूक्रेन कहता कि मैंने तबाह कर दिया। तो ये अब प्रोपेगेंडा युद्ध चल रहा है, मतलब कम्युनिकेशन वार, इसको ही बोलते हैं। अभी आपको समझ में आया? जैसे आप सोचते होंगे कि कम्युनिकेशन वॉर क्या होता है। कम्युनिकेशन वॉर क्या होता है कि लोगों का जो उत्साह है या जो सेना का उत्साह है वो कम कर देना। जैसे मान लीजिए कि हम क्या भी रूस और यूक्रेन की बात लेते हैं कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं या वहाँ की जो मीडिया है और काफ़ी लोग मिलकर ये प्रोपेगेंडा फैला दें कि उन्होंने 20,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया हैं, और उसके कुछ ऐसे छुटपुट एग्जाम्पल्स भी दिखा दें, कुछ वीडियो मतलब क्लिप्स दिखा दें ताकि लगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो रशियन आर्मी होगी वो डिमोटिवेटेड हो जाएगी कि हाँ यार ऐसा हो रहा है, तो उनका क्या हताश हो जाएगी, और हताशों को हराना बहुत आसान होता है। और यही होता है कम्युनिकेशन वार, प्रोपेगेंडा बेस्ड वॉर इसको ही बोलते हैं। ठीक है, अफवाहों के आधार पर जो युद्ध होता है। चलिए बात कर लेते हैं, पाकिस्तानी सेना ने अविश्वास प्रस्ताव में संलिप्तता के आरोपों को खारिज किया गया है। ये तो सब कहने की बात है। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि चुनाव से पहले पाकिस्तान वापस लौट सकते हैं नवाज शरीफ। तो हमें पाकिस्तान का एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जो नेता बनता है, जो प्रधानमंत्री बनता है वो देश में रहता है, जैसे प्रधानमंत्री नहीं बनता वो विदेश भाग जाता है। अभी तक नवाज शरीफ कहाँ थे, और फिर से जनता इनको चुन लेगी। मतलब एक आपका नेता जो आपको छोड़ के अदल पटल पर छोड़ के चला गया, आप फिर से दोबारा उसे चुन लेंगे। आप सोचो। अब मैं पाकिस्तान जनता से ये बोलना चाहूँगा कि हालांकि पता नहीं मेरी वॉइस उन तक पहुँचेगी कि अभी की नहीं, बट अगर कभी पहुँच जाती है और वो हमें सुनते हैं, मेरे भाई अपने भाई हैं, भले ही बिछड़ चुके हैं, लेकिन वही है कि उनसे बस यही बोलूँगा कि जो आपको बीच मझधार में छोड़ के चला जाए फिर उसको आप क्यों चुनोगे? और भी लोग हैं, आप मौका दीजिए उनको। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बोला जा रहा है कि तालिबान हथियारों की तस्करी कर रहा है और वो तस्करी किए गए हथियारों को पाकिस्तान को दे रहा है, जो कि भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में चीन बना रहा है कोरोना से भी घातक जैविक हथियार, एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है। चलिए ये तो सारी बातें रिपोर्ट आती रहती हैं, हालांकि हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। बाध्यता की बात करते हैं तो कल हार्दिक पांड्या की टीम मतलब गुजरात टाइटंस ने हरा दिया है फिर से। किसको हराया था कल? किसका मैच था? राजस्थान को हरा दिया है, अभी टॉपर पहुंच गए हैं। बाकी कुछ ऐसी खबरें हैं। बात करें शतरंग की तो ना उम्र की सीमा हो ना हो, कुछ ऐसा गाना नहीं है, ना उम्र की सीमा हो, तो उसमें से भी कौन प्रवीण तांबे, उन पर एक फिल्म बनाई गई है। 41 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैसे IPL में अपने आप खेला और काफ़ी अच्छे मतलब सफल हुए। इसके बाद एक फिल्म थी जर्सी, उसमें भी काफ़ी जो एक एज्ड पुरुष की बात की गई है। फिर इसके बाद हमारे एक मैराथन धावक जो थे
फौजा सिंह, उन्होंने 89 ईयर्स की उम्र में मतलब मैराथन दौड़ी है। तो ये बताता है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती हमें। आग हमारे दिल में, हमारे अंदर जिगर में लगनी चाहिए। हम किसी भी लक्ष्य को किसी भी समय पा सकते हैं। वही होता है ना कि वो एज इज़ जस्ट अ नंबर। बाकी ये कुछ फ़िल्मी खबरें हैं। तो ये था 15 अप्रैल 2022 का न्यूज़पेपर। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में। बाकी अपना ख़्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद।